हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हाल ही में यूपी गवर्नमेंट ने हमें एक गुड न्यूज़ दी है और वो गुड न्यूज़ ये है कि यूपीएसआई की 9,534 वैकेंसी निकाल दी गई हैं। तो जो बच्चे एसआई बनने का सपना देख रहे थे, ये उनके लिए सुनहरा मौका है अपने सपनों को पूरा करने का। जब हमें अपने सपने पूरे करने होते हैं तो उस सपने में जो चलने की राह है उसे भी हमें अच्छे से पता होनी चाहिए कि उस सपने को पूरा करने के लिए हमें क्या-क्या करना है। तो किसी भी एग्जामिनेशन का जो उसका सिलेबस होता है, उसका एग्जाम पैटर्न होता है, वो हमारे लिए एक रोड मैप होता है उस सपने को पूरा करने का। तो जब हम किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो हमें उस एग्जामिनेशन का सिलेबस और उसका एग्जाम पैटर्न अच्छे से पता होना चाहिए। जब आपको सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पता होता है, ये इसकी बेसिक चीज है अपने सपने को पूरा करने की। तो जब आपको सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पता होता होता है, तब आपको पता होता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, कितनी मेहनत करनी है, कितनी तैयारी करनी है, कितना डेडिकेशन उसमें देना है, पूरा फोकस होके। और उस फोकस होकर आप उसी सिलेबस पर कार्य कर रहे होते हो। तो हम इस सेशन में यूपीएसआई के सिलेबस के बारे में, उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, जो भी वैकेंसीज आउट हुई हैं उनके बारे में डिटेल में इस सेशन में जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हाल ही में यूपी गवर्नमेंट ने यहाँ पर नोटिफिकेशन निकाला है, जहां पे उसने 3 पदों पर वैकेंसी निकाली हैं। एक यूपी निरीक्षक नागरिक पुलिस, यानी जो सिविल पुलिस होती हैं, उनके लिए वैकेंसी निकाली है। प्लाटून कमांडर के लिए पीएससी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए। तो 3 श्रेणियों में यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई हैं। तो पहले हम श्रेणी की बात कर लेते हैं। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों का श्रेणीवार विवरण। तो जनरल के लिए 3,613 वैकेंसीज हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 902 वैकेंसीज हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2,037 वैकेंसीज हैं। अनुसूचित जाति के लिए 1,895 वैकेंसीज हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 180 वैकेंसीज हैं। तो टोटल अगर बात करें 9,027 वैकेंसी निकाली गई हैं पद का के लिए, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों की श्रेणी। अभी हम आगे देख लेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए इस पद के लिए अप्लाई करने की। फिर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर 9,027 में ही अगर हम बात करें तो 180 पद रिजर्व हैं। किसके लिए? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए। ठीक है, तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आरक्षित हैं उनके लिए। फिर भूतपूर्व जो सैनिक हैं उनके लिए यहाँ पे 451 पद रिजर्व है और जो महिलाएं हैं उनके लिए 1805 पद रिजर्व है। तो टोटल 9,027 में 1805 जो पद होंगे वो फीमेल्स के लिए होंगे, महिलाओं के लिए होंगे। तो टोटल 20% रिजर्वेशन महिलाओं का है इसमें। अब हम नेक्स्ट पद की बात कर लेते हैं और नेक्स्ट पद है प्लाटून कमांडर पीएससी। प्लाटून कमांडर में अगर हम बात करें, यहाँ पे जनरल के लिए 194 वैकेंसीज हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 48 वैकेंसीज हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 131 वैकेंसीज हैं। अनुसूचित जाति के लिए 101 वैकेंसीज हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए टोटल 10 वैकेंसीज हैं। तो अगर हम बात करें प्लाटून कमांडर के लिए टोटल 484 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं। देन अगर हम बात करें इसमें जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आरक्षित हैं उनके लिए 10 पदों क्या यहाँ पर दिया गया है कि उनके लिए 10 पद यहाँ पे रिजर्व रहेंगे और भूतपूर्व जो सैनिक हैं उनके लिए 24 जो पद हैं वो रिजर्व रहेंगे। ठीक है। देन हम तीसरे पद की बात कर लेते हैं, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की। तो उसके लिए जनरल में अगर हम बात करें 10 पद निकाले गए हैं। ईडब्ल्यूएस के में 2 पद निकाले गए। अन्य पिछड़ा वर्ग में 6 पद निकाले गए। अनुसूचित जाति में 5 पद निकाले गए और अनुसूचित जनजाति में 0, यानी कोई भी पद नहीं है उनके लिए अग्निशमन द्वितीय अधिकारी में। तो टोटल अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की 23 पोस्ट खाली हैं। ठीक है, 23 पद यहाँ पे निकाले गए, जिसमें से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आरक्षित हैं उनके लिए कोई भी पद यहाँ पे रिजर्व नहीं है और भूतपूर्व सैनिक के लिए एक पद रिजर्व है। ठीक है, इतनी डिटेल क्लियर है। टोटल 3 अगर बात करें 3 पदों के लिए यहाँ पर ये टोटल वैकेंसी निकाली गई 9,534। प्रथम परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित हो सकती है तथा यह भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। तो ये गवर्नमेंट ने पहले ही अनाउंस कर रखा है। ठीक है, और यहाँ पे बोला जा रहा है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पद पर चयन अभ्यर्थी के लिखित परीक्षा के प्राग प्रसा प्रसामनीयकृत न्यायकृत अंकों के श्रेष्ठाक्रम एवं उसके आवेदन पत्र के अंतिम अंकित प्रथम द्वितीय तृतीय
वरीयता क्रम ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के आधार पर किया जाएगा। यानी अगर हम बात करें जो भी आपका सिलेक्शन किया जाएगा आपके परसेंटाइल के बेसिस पे किया जाएगा, परसेंटाइल बेसिस पे सिलेक्शन किया जाएगा और जिसके परसेंटेज ज्यादा होंगे उसे पहला लिया जाएगा, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें आवेदन के लिए जो तिथि यहाँ पे निकाली गई है, यानी आप कब यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, तो 1 अप्रैल 2021 से आप यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो लास्ट डेट होगी अप्लाई करने की वो 30 अप्रैल 2021 होगी रात्रि 12 बजे तक। जो फीस रखी गई है वो 400 रुपए रखी गई है। देन अगर बात करें और भी एलिजिबिलिटी की यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो राष्ट्रीयता की यहाँ पे बात की जा रही है। जो व्यक्ति इस पद के लिए अप्लाई करेगा वो भारत का नागरिक होना चाहिए, तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो। तो यहाँ पर अगर बात करें वो तिब्बती शरणार्थी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है जो 1962 से पहले भारत आ चुका है और उसके बाद भारत की नागरिकता है। फिर भारत मूल का ऐसा व्यक्ति हो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश, केनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया से प्रवाजन किया हो। तो जिसने वहां से माइग्रेट किया हो और उसके बाद भारत की नागरिकता हो वो अप्लाई कर सकता है इस पोस्ट के लिए। फिर अगर बात करें एजुकेशन एलिजिबिलिटी की, तो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमांडर पीएसी पद के लिए 2 पदों के लिए यहाँ पर आपको सिर्फ क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। किसी भी विश्वविद्यालय से आपका क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। हाँ, बट जो अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद के लिए अप्लाई करेंगे व्यक्ति, उनका विज्ञान में स्नातक होना अनिवार्य है। तो जो व्यक्ति विज्ञान में स्नातक प्राप्त नहीं है वो यहाँ पर का के लिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमांडर पीएसी पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो बच्चे विज्ञान से स्नातक हैं वो यहाँ पर अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक नोट दिया गया है कि आपके पास आपकी जो अंतिम जो भी अगर बात करें यहाँ क्या दिया देख लेते हैं, आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। यानी कहने मतलब ये कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। जब तक आप अप्लाई करोगे अप्लाई करने तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, यानी पर्सन ग्रेजुएटेड होना चाहिए। अपियरिंग और अपियर्ड बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, और भी अगर हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, तो देखो यहाँ पर एक एलिजिबिलिटी ये दी गई अधिमानी अर्हताएं। जैसे इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए आप और आपके फ्रेंड के सेम मार्क्स आए, बट गवर्नमेंट किसे प्रेफरेंस देगी, गवर्नमेंट उसे प्रेफरेंस देगी जिसके पास ओ सर्टिफिकेट हो कंप्यूटर में। ठीक है ना, ओ सर्टिफिकेट हो, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर, ठीक है, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी जो एनसीसी है उसका बी प्रमाण पत्र हो। तो आपके पास अगर ये सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगी, प्रेफरेंस मिलेगी। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया, 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में अधिमानी अर्हता के अभ्यर्थियों का प्रस्तर 4.4 के अधीन वीरता प्रदान करने की दी जाएगी। क्लियर है बात? ओके। देन आयु की अगर हम बात कर लें तो जो भर्ती के लिए आवश्यक है वो ये है कि अभ्यर्थी का दिनांक 1/7/2021 को 21 वर्ष 1/7/2021, यानी अगर हम बात करें 1 जुलाई 2021 तक 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, ठीक है, और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण ना की हो, यानी 21 से लेके 28 वर्ष तक के ही व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं। कुछ अगर बात करें जैसे अगर बात करें ओबीसी, एससी और वहां पे एसटी में थोड़ी वहां पे अगर हम देखें तो एज के लिए रिलैक्सेशन है, बट जनरली अगर हम बात करें तो 21 से लेके 28 वर्ष तक के व्यक्ति ही अप्लाई कर सकते हैं जिनका जन्म 1/7/1993 से पूर्व तथा 1/7/2000 के पश्चात ना हुआ हो। ठीक है, वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, चरित्र की अगर बात कर लें, अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवा योजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेंगे। ओके, तो ये एक वही बात है, कैरेक्टर आपका साफ होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट में आपको गुड मिलना चाहिए, तब वहां पर आपको वो प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जनरल ऐसी डिटेल दी गई। संघ सरकार
या किसी राज्य सरकार द्वारा संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वधीन किसी स्थायी प्राधिकारी या नियंत्रणधीन किसी निगम का व निकाय द्वारा पदयुक्त व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। नैतिक अधमता से किसी अपराध के लिए दोषी युक्त ज्योति सिद्ध व्यक्ति, ऑब्वियस ये बात है, क्राइम आपका रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, आप तो खुद ही क्राइम खत्म करने जा रहे हो तो क्राइम रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। वैवाहिक यहाँ पर परिस्थिति दी गई है, क्या दी गई है, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां पति जीवित हो, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं ना होंगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो। तो ये थोड़ी डिटेल हमें देख लेनी चाहिए, जो अगर बात करें मैरिज पर्सन जो अप्लाई कर रहे हैं उन्हें ये थोड़ी डिटेल देख लेनी चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें शारीरिक स्वास्थ्य की, अगर बात करें किसी अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो, वह किसी एक शारीरिक दोष से युक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्य का था पूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने भी की संभावना हो, किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किए जाने से पूर्व उसके यह अपेक्षा की जाएगी कि वह चिकित्सा बोर्ड से परीक्षण में सफल हो जाए। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। तो जो शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति हैं वो भर्ती के लिए बिल्कुल पात्र नहीं है। आपको बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए, यानी शारीरिक रूप से, यानी आपको हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड वाइस होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी मानसिक रूप से भी आपको यहाँ पर क्या होना चाहिए, वेल फिट एंड होना चाहिए। तो वही बात है, अगर आप हेल्दी और वाइज हैं तो ऑब्वियस सी बात है वेल्दी बने जाएंगे। तो यही एक मोटो होता है हमारी लाइफ का, हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो आपसे यहाँ पे रिक्वायरमेंट रखी जा रही है कि आप हेल्दी हो, शारीरिक रूप से वाइज हो, और आपको यहाँ पर जब आप जॉब में आएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, वेल्दी हो जाएंगे। क्लियर है। देन ऑनलाइन लिखित परीक्षा की अगर हम बात करें, क्या क्या यहाँ पर कितना अंक दिया गया है, क्या आपको सिलेबस तैयार करना है, तो कौन कौन से यहाँ पे सब्जेक्ट हमसे पूछे जाएंगे। तो देखिए, सामान्य हिंदी में का अगर हम बात करें, हिंदी आएगी उसमें, तो 100 अंक की हिंदी होगी। मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान जो आपका जनरल स्टडीज है वो 100 अंक का होगा। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा जो है वो 100 अंक की होगी। मानसिक मानसिक अभिरुचि परीक्षा बुद्धि 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 लब्धि परीक्षा तार्किक परीक्षा, तो ये आपकी 100 अंक की होगी। ठीक है। ऑनलाइन लिखित परीक्षा 2 घंटे की होगी, 120 मिनट की होगी, इसे ध्यान में रखना है। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की बात की जा रही है, यानी परसेंटाइल के बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा, यानी जिसके परसेंटेज ज्यादा होंगे उसे रखा जाएगा। हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दी गई है कि हर एक सब्जेक्ट में आपके 35% होने चाहिए। कहने का मतलब ये कि अगर आपके हिंदी में 100 में से कम मिनिमम 35 आने ही चाहिए। ठीक है ना। और यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि टोटल आपको अगर बात करें 50% अंक होने चाहिए। ठीक है, तभी आपको क्वालिफाई किया जाएगा। और जब आप क्वालिफाई हो जाओगे तो उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाएगा, जिसके सबसे ज्यादा होंगे उसे लिया जाएगा। यानी हर एक में आपको मिनिमम 35% चाहिए चाहिए, और टोटल मिला के अगर बात करें आपको 50% चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि 400 का पेपर है तो आपके कम से कम 200 मार्क्स आने अनिवार्य हैं, 200 मार्क्स आने अनिवार्य हैं, तभी आप अगर बात करें क्वालिफाई किए जाएंगे। ठीक है। रिटर्न में क्वालिफिकेशन के लिए 200 मार्क्स इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी अगर बात करें आपको ज्यादा से ज्यादा ही लाने पड़ेंगे, क्योंकि जिसके ज्यादा होंगे उसे सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है। तो यही सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि और क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीजें हैं। और यहाँ पे अगर बात करें, ये दिया गया है कि आपकी ऊंचाई के बारे में बताया गया है कि सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर है। और जो अनुसूचित जनजाति हैं, ठीक है, सिर्फ अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 160 सेंटीमीटर है, वरना वन सबके लिए 168 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होनी चाहिए। ठीक है। सीना सीना की अगर बात करें, सामान्य अन्य पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के संबंध में अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने की माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर। अनुसूचित जनजाति के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर से कम
से कम नहीं होगा। न्यूनतम अगर हम बात करें 5 सेंटीमीटर सीना फुलाव अनिवार्य है। तो 5 सेंटीमीटर ही आप सीना फुला सकते हो, उससे ज्यादा नहीं फुला सकते हो। तो प्लीज आप उसके लिए क्या कर सकते हो, पुशअप लगा सकते हो, ठीक है ना, पुशअप अच्छे ही कर सकते हो। तो उससे आपका जो चेस्ट है वो अच्छा हो जाएगा। देन महिलाओं की अगर बात करें तो उनकी ऊंचाई के लिए अगर बात करें तो सामान्य, अन्य, पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति की महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है, यानी 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिलाओं का वजन 40 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए, इसलिए जो फीमेल्स कैंडिडेट है वो भी हेल्दी रहें, अच्छा खाएं और इस पेपर के लिए अच्छे से तैयारी करें। ठीक है। शारीरिक दक्षता की और भी यहाँ पे बात हुई है, यानी अगर बात करें जब आप ये सारे पैरामीटर तो देखे ही जाएंगे, साथ में आप हेल्दी हो तो हेल्दी का पैरामीटर जो देखा जाता है वो रनिंग से देखा जाता है। तो रनिंग की अगर हम बात करें, शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिए पुरुष अभ्यर्थी को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में, बहुत ही नॉर्मल है, हर कोई कर सकता है। मैंने खुद 30 मिनट में 6 किलोमीटर किया हुआ है। तो आपको तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट रखी गई है 28 मिनट में 4.5 किलोमीटर, 4.8 किलोमीटर। तो आराम से हो जाएगा, 1 महीना प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, ठीक है ना। बट ये है कि हेल्दी फूड खाना है, हेल्दी रहना है, और भी जो बैड हैबिट्स हैं उन्हें अपनाना नहीं है, अपने सपनों को पूरा करना है, ठीक है। तो जब आपके बैड हैबिट्स नहीं होंगी, हेल्दी रहोगे, तो आप ये चीज तो आराम से अचीव कर लोगे 1 महीने में, ठीक है, रोज की प्रैक्टिस के साथ। साथ ही साथ अगर बात करें महिलाएं जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 2.4 किलोमीटर यहाँ पे रखी गई दौड़, और इसे उन्हें 16 मिनट के अंदर पूरा करना आवश्यक है। तो वही चीज है कि हेल्दी रहेंगे तो ये सारी चीजें आराम से हो जाएंगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है दौड़ के बारे में। फिर बाद में वही बात है कि आप जो अप्लाई कर सकते हैं वो http://pbpb.government.in पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी रिपोर्ट रहेगी शारीरिक मानसिक वो सब आपको इसी पे उपलब्ध हो जाएगी। जब आपकी जगह सिलेक्शन किया जाएगा तो जो भी रिपोर्ट रहेगी आपके रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद ये सारी चीजें की जाएंगी, ठीक है। चिकित्सा परीक्षा की अगर बात करें, चयन सूची में स्थान रखने वाले अभ्यर्थियों से नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। वही बात है, आपका मेडिकल टेस्ट भी किया जाएगा, तो वहां पर भी आपको उपलब्ध होना जरूरी है। यहाँ पे अगर बात करें आरक्षण व आयु सीमा में छूट दी गई है, क्या छूट है, वो ये है कि अनुसूचित जाति की अगर बात करें तो 5 वर्ष तक की छूट है, अनुसूचित जनजाति की 5 वर्ष तक की छूट है, और अन्य पिछड़ा वर्ग की 5 वर्ष तक की। तो जैसे 21 से 28 था ना, तो जो अगर मान लीजिए कोई अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अगर वो 32 के भी हैं, 30 के भी हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बट जो जनरल है वो सिर्फ 28 तक ही अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं सिलेबस के बारे में। ये तो हमने देख लिया था कि 100 अंक सब में है ही आपके, टोटल 400 अंक का पेपर होगा। तो हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। सामान्य हिंदी में हमें हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तत्सम पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, भिन्न भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि, उपस्थित, बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार, विविध, ठीक है। मूलवाद, ठीक है, तो हिंदी में आपको ये सारी चीजें कवर करनी है। देन दूसरा आपका सामान्य ज्ञान का मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, ये 3 चीजें आपको करनी है इस सेक्शन में। तो यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले मूल विधि में आपको भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को शरणार्थी देने संबंधी विधिक प्राविधान, यातायात नियमों, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मानव अधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो होता है उसके बारे में, आयकर अधिनियम, इनकम टैक्स अधिनियम के बारे में पता होना चाहिए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सारे एक्ट के बारे में आपको जनरल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको पूरा एक्ट याद नहीं करने पड़ेंगे, बट हाँ आपको इन एक्ट से रिगार्डिंग जनरल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आईपीसी की जनरल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानून का सामान्य ज्ञान। तो आप ये समझ लीजिए आप इंस्पेक्टर बन चुके हैं
और आप जब इंस्पेक्टर बन चुके हो तो आपको इन सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। तो जो हमारा सपना है उस सपने को पूरा करने के लिए हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तभी आप अपनी उस ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है, जब आपको इसकी नॉलेज होगी। ठीक है, फिर संविधान बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान का उद्देश्य मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्र एवं प्रदेशीय सरकारों का गठन एवं उनके अधिकार, कानून बनने का अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में संवैधानिक अनुसूचियां, अखिल भारतीय सेवा एवं उनके चयन पद्धति आदि के विशेष विषय में सामान्य जानकारी होनी चाहिए। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए, मूल विधि के बारे में जनरल नॉलेज होनी चाहिए। फिर तीसरा जो पार्ट है सामान्य ज्ञान का, सामान्य विज्ञान यानी जो जनरल साइंस है उसके बारे में पता होना चाहिए। स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण यानी अर्बनाइजेशन, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, ठीक है ना। आपको यानी इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में पता होना चाहिए। राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व के समसामयिकी विषय, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। उत्तर प्रदेश के बारे में भी यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि आपको उसकी शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के बारे में पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में राजस्व के बारे में पता होना चाहिए, यानी उसके रेवेन्यू के बारे में पता होना चाहिए। पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पता होना चाहिए। भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी होनी चाहिए। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक आधारभूत ज्ञान होना चाहिए। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके सामान्य ज्ञान में, यानी आपका इसमें अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स भी प्लस है, करंट अफेयर्स भी है। तो आपको लास्ट अगर हम बात करें, अगर आप लास्ट 4 to 5 मंथ्स की करंट अफेयर्स करोगे तो आपके बहुत सारे टॉपिक करंट अफेयर्स से ही कवर हो जाएंगे इस जनरल स्टडीज के, ठीक है। फिर देन आपका मैथ्स में देख लेते हैं। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा में नंबर सिस्टम करना है आपको, सिंप्लीफिकेशन करना है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन आपके में है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोअर्स कॉमन मल्टीपल, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यूज ऑफ टेबल्स, ग्राफ, मेंसुरेशन, अरिथमेटिकल कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शन, मिसलेनियस। तो इसमें आपका जनरली जो अरिथमेटिक का पार्ट है वो लिया गया है, ठीक है। फिर मानसिक योग्यता परीक्षा में लॉजिकल डायग्राम से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सिंबल रिलेशनशिप इंटरप्रिटेशन से पूछे जा सकते हैं, प्रिसेप्शन टेस्ट से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट है, लेटर एंड नंबर सीरीज है, वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉगी होती है, कॉमन सेंस टेस्ट भी होता है, ठीक है। जनरली आपको कोई सिचुएशन दे दी जाएगी, उसके बेसिस में कोई क्वेश्चन पूछ लिया। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, जो डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उससे रिगार्डिंग, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, फोर्सफुलनेस ऑफ आर्गुमेंट, डिटरमाइनिंग इम्प्लाइड मीनिंग, ठीक है। तो जनरली जो एक पुलिस ऑफिसर के सारे काम होते हैं वो आपके जनरली रीजनिंग वाले, डायरेक्शन वाले और कॉमन सेंस वाले वो आपको पता होने चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो जब आप प्रैक्टिस करते हो, टेस्ट लगाते हो, तो आपकी वो सारी चीजें डेवलप हो जाती हैं, ओके। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बल बुद्धि बुद्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या, मानसिक अभिरुचि परीक्षा में एटीट्यूड टूवर्ड द फॉलोइंग, पब्लिक इंटरेस्ट के बीच के लिए आपका क्या एटीट्यूड है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्या एटीट्यूड होना चाहिए, कम्युनल हार्मोनी, क्राइम कंट्रोल, रूल ऑफ लॉ। ये जनरली आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो सिचुएशन बेसिस होते हैं, यानी कंडीशन बेसिस क्वेश्चन होते हैं कि आप उस समय क्या करोगे, ठीक है। कोई कंडीशन दे दी जाती है, तो जब आप तैयारी कर रहे होते हो तो आपके सामने ये सारे क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के, और फिर वो अपना धीरे धीरे चीजें डेवलप हो जाती हैं। एबिलिटी ऑफ एडेप्टेबिलिटी, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन बेसिक लेवल की, ठीक है। पॉलिसी सिस्टम, कंटेम्पररी पुलिस इशू एंड लॉ एंड ऑर्डर, इंटरेस्ट इन प्रोफेशन, मेंटल टफनेस, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स माइनॉरिटीज, अंडर प्रिविलेज, ठीक है, जेंडर सेंसिटिविटी, इसके बारे में आपसे इन सारे मुद्दों पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप एनालॉजी टेस्ट, स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर सीरीज, कंपाइलेशन टेस्ट, कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशन, ठीक है, टाइम एंड टेस्ट, वेन डायग्राम,
अरेंजिंग इन ऑर्डर, मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अपनी ये आपके रीजनिंग का ही पार्ट हो गया एक, है ना। तार्किक परीक्षा में अगर बात करें, एनालॉजीज, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, मेमोरी, दृश्य, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिकल नंबर, अंक गणित, ठीक है, अरिथमेटिकल नंबर, एबिलिटी टू डील विद एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एंड सिंबल्स एंड देयर रिलेशनशिप। ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है यहाँ पर यूपीएसआई का। तो आई होप आपको यहाँ पे सिलेबस क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको अपने एग्जामिनेशन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, और वो हमें सिलेबस से पता हो जाता है। तो अब आपको जनरली बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि एसएससी के ही सिलेबस को यहाँ पर अप्लाई कर रहे होते हैं, यानी उन्होंने एसएससी की तैयारी कर ली हो, यूपीएसआई का यहाँ पेपर दे रहे होते हैं। बट नहीं, एसआई के लिए अगर हम बात करें, सिलेबस अलग है। मैं बता ही रहा हूँ स्टार्टिंग से ही कि आपको हर एक एग्जामिनेशन को टारगेट जब अगर कर रहे हो, तो उसके सिलेबस को लेकर ही उसे टारगेट करिए। तो आपको ये सारे टॉपिक, ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तो आप आज से ही अपनी तैयारी इसके लिए स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू।